आयकर विषय के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक रहेगा डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। मूल्यह्रास के संबंध में हमारे आयकर अधिनियम में क्या व्यवस्था है, क्या नियम है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्रास छूट को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमें पहली जो हमारी जो शर्त है वो है करदाता संपत्ति का पूर्णतः अथवा अंशतः स्वामी होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आयकर अधिनियम के अंतर्गत ह्रास की छूट तभी प्राप्त होती है जबकि वह व्यक्ति उस संपत्ति का पूर्णतः अथवा अंशतः स्वामी होता है, यानी उसके स्वयं की होती है। यदि किसी संपत्ति के दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से स्वामी हैं तो उसमें से प्रत्येक को अपने भाग के मूल्य के संबंध में ह्रास छूट स्वीकृत की जाती है। इसके संबंध में हम देखते हैं कि यदि कोई मकान किराए पर लिए गए भवन पर निर्माण किया गया है तो किसी करदाता ने भवन को व्यापार अथवा पेशे के उपयोग के लिए किराए अथवा पट्टे पर लिया है और उस इमारत पर उसने नवीनीकरण या विस्तार कार्य करवाया है और यह पूरा पूंजीगत व्यय है, तो ऐसे निर्माण कार्य के संबंध में उसे यही छूट यह मानते छूट दी जाएगी कि निर्माण कार्य का करदाता स्वयं स्वामी ही है। इसी तरह यदि किराया कर पद्धति के अंतर्गत भी यदि कोई संपत्ति क्रय करता है तो उसे भी ह्रास छूट स्वीकृत किया जाता है। दूसरा है हमारा करदाता उस संपत्ति का प्रयोग अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए करता हो। इसके लिए यह आवश्यक है आयकर अधिनियम के अंतर्गत कि उन्हीं संपत्तियों पर ह्रास की छूट प्राप्त होगी जिसमें करदाता उस संपत्ति का प्रयोग व्यापार अथवा पेशे के लिए करता हो। यदि इसी संपत्ति का प्रयोग व्यापार अथवा पेशे के अलावा अन्य कार्य के लिए करता है तो उसके संबंध में उसे ह्रास की कोई भी छूट स्वीकृत नहीं होगी। लेकिन यदि कोई संपत्ति आंशिक रूप से व्यापार के काम आती है तथा आंशिक रूप से निजी प्रयोग में आती है तो व्यापार के लिए प्रयोग के संबंध में जो डेप्रिसिएशन की छूट है वो आनुपातिक दी जाएगी, यानी जितने प्रतिशत व्यापार के लिए प्रयोग आ रही है संपत्ति तो डेप्रिसिएशन का उतना प्रतिशत भाग ही उसको छूट के रूप में स्वीकृत होगा। नेक्स्ट है गत वर्ष में संपत्ति का प्रयोग किया जाता है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत चालू वर्ष में किसी संपत्ति और ह्रास की छूट तभी प्राप्त की जा सकती है जबकि करदाता गत वर्ष में संपत्ति का प्रयोग करे। संपत्ति का प्रयोग चाहे वह आवश्यक नहीं है कि गत वर्ष संपूर्ण अवधि के लिए करे, कितनी भी अवधि के लिए किया गया हो, उसको जितनी अवधि के लिए उसने उस संपत्ति का प्रयोग किया है उतनी अवधि के लिए उसको छूट प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा रहा है ह्रास छूट संबंधी जो हमारे महत्वपूर्ण नियम हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है संपत्तियां जिन पर ह्रास छूट स्वीकृत होती है। तो मूर्त इस कैटेगरी में पहली आती है हमारी मूर्त संपत्तियां। मूर्त संपत्तियों में हम भवन, मशीन, प्लांट और फर्नीचर को लाते हैं। उसके पश्चात आता है अमूर्त संपत्तियां। इनमें ज्ञान, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, विशेषाधिकार और अन्य प्रकार के व्यापारिक अधिकार आते हैं। तो विनियोग, ख्याति, पशुधन आदि के संबंध में ह्रास छूट स्वीकृत नहीं होती है। भवन के अंतर्गत केवल ढांचे की लागत पर ही मूल्यह्रास की छूट स्वीकृत होती है। भूमि के मूल्य पर ह्रास छूट उपलब्ध नहीं है क्योंकि भूमि के मूल्य में कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं होता है। भवन शब्द के अंतर्गत सड़कें, ब्रिज, भूमिगत नाली, कुआं एवं ट्यूबवेल भी सम्मिलित होता है। प्लांट शब्द में हम जहाज, गाड़ियाँ, पुस्तकें, वैज्ञानिक यंत्र और चिकित्सा संबंधी उपकरण को शामिल करते हैं। इसमें फर्नीचर एवं फिटिंग्स को सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि ह्रास छूट स्वीकृत करने की कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। कुछ परिस्थितियां इसमें ऐसी होती है जिसमें ह्रास छूट स्वीकृत नहीं की जाती है। तो इसकी हमारी दो परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति है यदि करदाता ने 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई कार आयात की है तो ऐसी आयात की हुई कार पर
हाथ छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन करदाता इस कार का प्रयोग पर्यटकों को किराए पर लाने के लिए व्यवसाय में करता है तो उसको हाथ की छूट दी जा सकेगी। इसके अलावा यदि ऐसी कार का प्रयोग भारत के बाहर किसी दूसरे देश में करदाता के स्वयं के व्यापार अथवा पेशे के लिए किया जाता है तो उसको छूट प्रदान कर दी जाएगी। दूसरा है, हाथ की कटौती संपत्ति की वास्तविक लागत से कभी भी अधिक नहीं होनी चाहिए। हाथ अधिकतम संपत्ति की लागत मूल्य तक ही स्वीकृत किया जाता है, इसे अधिक मूल्य पर नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है जो डेप्रिसिएशन है, वो किन किन विधियों से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो उसमें पहला आता है संपत्ति के वास्तविक मूल्य पर हम डेप्रिसिएशन की गणना कर सकते हैं, या उसका रिटर्न डाउन वैल्यू है यानी अपलिखित मूल्य, उस पर डेप्रिसिएशन की गणना की जा सकती है। इसके पश्चात आता है हमारा संपत्तियों के समूह पर हाथ छूट दी जाना। कभी कभी डेप्रिसिएशन की छूट संपत्तियों के समूह पर भी दी जाती है। समूह से हाथ से हमारी संपत्तियों के किसी भी वर्ग में आने वाली संपत्तियों के ऐसे समूह से है जिसके संबंध में एक समान डेप्रिसिएशन रेट निर्धारित की गई है। जैसे किसी करदाता के पास कोई भवन है तो भवन पे हमारे 3 प्रकार की दरें हैं, 5%, 10%, 40%। तो यदि करदाता के पास 3 भवन ऐसे हैं जिन पर 10% की दर लागू हुई है तो ये हमारा एक समूह माना जाएगा। उसके पश्चात हमारा आ रहा है गत वर्ष में प्राप्त की गई संपत्तियों पर हाथ छूट। यदि करदाता कोई संपत्ति गत वर्ष में प्राप्त करता है और वह 180 दिन या उससे अधिक के लिए प्रयोग में लाई जाती है तो उसको पूरे वर्ष की हाथ की छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन यदि इस संपत्ति को 180 दिन से कम समय अवधि के लिए प्रयोग में ली जाती है तो उसके आधे वर्ष का यानी 6 माह की डेप्रिसिएशन की छूट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है हमारा कुछ दशाओं में स्वामित्व परिवर्तन पर आनुपातिक हाथ छूट दी जाना। स्वामित्व परिवर्तन से तात्पर्य है कि साझेदारी फर्म को कंपनी द्वारा क्रय कर लेना या एकांकी व्यापार को कंपनी द्वारा क्रय कर लेना, या एकांकी व्यापार का स्वामित्व पूर्वाधिकारी की मृत्यु के अलावा अन्य किसी परिस्थिति में उत्तराधिकारी को हस्तांतरित कर देना, या कंपनियों का एकीकरण हो जाना या अविलीन हो जाना। ये परिस्थितियाँ हमारी स्वामित्व परिवर्तन की परिस्थितियाँ कहलाती है। इन दशाओं में मूर्त अथवा अमूर्त संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण एक करदाता से दूसरे करदाता को गत वर्ष के दौरान किसी भी समय होता है तो कुल मूल्यह्रास की कटौती का विभाजन दोनों करदाताओं के बीच उनके द्वारा गत वर्ष में संपत्ति को रखने के दिनों के अनुपात में किया जाता है। जितनी समय अवधि के लिए दोनों करदाताओं ने जो संपत्ति रखी है उसी समानुपात में उनको हाथ छूट प्रदान की जाएगी। उसके बाद हमारा आवश्यक शर्त में जो लास्ट आ रहा है हाथ छूट लेने की बाध्यता। कर निर्धारण वर्ष 2002-3 में करदाता द्वारा छूट लेने के लिए बाध्य है। यदि उसने अपनी कुल आय की गणना में हाथ छूट की मांग नहीं की है तब भी कर निर्धारण अधिकारी उसे धारा 32 के तहत हाथ छूट प्रदान करेगा। धन्यवाद।